हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल पार्टी का कैसे रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन कर सकती है, मींस उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर सकती है। और इसी के साथ जानेंगे कि हमारे इंडिया में इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन है, पर उनका इलेक्शन में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निल है और वो बहुत कम ही कंट्रीब्यूशन करती है, मतलब कंटेस्ट इलेक्शन बहुत कम करती है। तो हम पूरी खबर इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। तो इसके लिए कानून है जो कि हमारा कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये वो कानून है जिसमें कि सारे लॉ लिखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। तो इसी में एक सेक्शन है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि पावर देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब उसको रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ क्या सबमिट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, तो उसे अपनी पार्टी का मेमोरेंडम और कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी भारत के संविधान को हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी, टू बियर द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सभी को मैनेज करके और मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो ही वो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन इंडिया में होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यही जो कानून है जो कि इलेक्शन कमीशन को उसकी पावर दर्शाता है। और सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951 उसमें दर्शाता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अब हम देखेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो उसे बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है उससे इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन। अगर वो किसी से भी डोनेशन लेती है पॉलिटिकल पार्टी तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कानून आपको एग्जम्पशन देता है, छूट देता है टैक्स में फॉर डोनेशन के लिए। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता है या पॉलिटिकल फंड मिलता है किसी भी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बेनिफिट मिलेगा उसे कॉमन सिंबल मिलेगा टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द लोकसभा और द स्टेट असेंबली। और तीसरा बेनिफिट है 20 स्टार कैंपेन्स। अब ये स्टार कैंपेन होता क्या है, तो इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दर्शाया गया है सेक्शन 77 के अंदर कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन होते हैं तो अपना कैंपेन करने के लिए कुछ मेंबर को सिलेक्ट कर सकता है, उसका एक्सपेंडिचर उसके खर्चे में नहीं इंक्लूड होगा। जैसे कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं वो 20 स्टार कैंपेन सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको बेनिफिट मिलता है 40 स्टार कैंपेन का। व्हाट आई मीन्स, नेशनल और स्टेट पार्टी को 40 स्टार कैंपेन का बेनिफिट मिलता है। और स्टार कैंपेन सेक्शन 77 ऑफ RPA एक्ट 1951 में बताया गया है। और दूसरा हम इसको जानते हैं कि हमारे इंडिया में अभी राइट नाउ 2790 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं। देख रहे हो, मैंने बोला था आपसे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर रजिस्टर्ड इन इंडिया विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट राइट नाउ such political party are not contesting the election to the Lok Sabha or state assembly. They are registered only on the paper. इनिशियल स्टेज पर जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है उनको बोला जाता है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है क्योंकि वो नेसेंट और इनिशियल स्टेज पर है। पर जो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी होती है उनको बोला जाता है रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और वो आती हैं अंडर इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर एक्ट 1968
इसी कानून के ज़रिए नेशनल और स्टेट पार्टी का टैग मिलता है। अब नेशनल और स्टेट पार्टी कैसे जानी जाती हैं, कैसे इनको नेशनल और स्टेट पार्टी का टैग कैसे मिलता है, इसको भी हम जानेंगे। इसको जानने से पहले आपको नेशनल और स्टेट पार्टी के बारे में मैंने बताया था कि वही बेनिफिट मिलता है, सेम, बस एक बेनिफिट इनको ज़्यादा मिलता है कि 40 स्टार कैंपेन इनको मिलता है। 40 स्टार कैंपेन मतलब 40 के सीनियर जो लीडर है पॉलिटिकल पार्टी के, 40 लीडर अपॉइंट करे जाते हैं, पर उनका एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं होता है पार्टी के एक्सपेंडिचर के अंदर। देखो, नेशनल और स्टेट पार्टी का जो टैग मिलता है वो मिलता है पार्टी के परफॉर्मेंस से इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। वो कितनी सीट ला रही है और कितना परसेंटेज ऑफ वोट लाई है, उसी बेसिस पर पार्टी को नेशनल और स्टेट लेवल का टैग दिया जाएगा। अभी एट प्रेजेंट 6 नेशनल पार्टी हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। 6 नेशनल पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सीपीआई और समाजवादी पार्टी। ये 6 पार्टी अभी राइट नाउ नेशनल पार्टी हैं और इनको बहुत बेनिफिट है। अब हम जानेंगे कि अभी भारत में डिबेट क्यों छिड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो इतनी ह्यूज अमाउंट पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती हैं तो भी उनको इलेक्शन कमीशन डी रजिस्टर्ड क्यों नहीं करता है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी इंडिया में सिर्फ ओनली जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसमें से तीसरी या चौथी पार्टी इलेक्शन ही लड़ती है। और अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर्ड कराया जाए, कि मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर्ड कर दे। एक तरीके से इलेक्शन कमीशन उसका डी रजिस्ट्रेशन कर सकती है, मींस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, अगर वो ये दर्शा दे इलेक्शन कमीशन कि इनने अपना रजिस्ट्रेशन फ्रॉड तरीके से पाया है। दूसरा रीज़न बता दे कि ये पॉलिटिकल पार्टी भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रही है या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। और तीसरा रीज़न, अगर उसे गवर्नमेंट अनलॉफुल या इलीगल बता दे कि पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने कई बार ये डिमांड मांगी है कि अमेंडमेंट होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, जिसमें इलेक्शन कमीशन को पावर देना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन कर सकती है अगर वो अकॉर्डिंग टू काम वो कंटेस्ट नहीं लड़ रहा है, इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। तो अपन कुछ रिपोर्ट देखते हैं। जैसे 2016 में इलेक्ट्रल रिफॉर्म में इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करी थी, अमेंडमेंट किया था, तो एक डिमांड मांगी थी कि बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी जाए कि वो किसी भी पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन कर सके, पर ये पावर दी नहीं। लॉ कमीशन की 255 रिपोर्ट आई थी 2015 में, जिसमें बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर होना चाहिए उन पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो 10 साल से कंटिन्यूसली इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। तो ऐसी पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आप पूरा समझ गए होंगे मेरे दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन कहाँ से पावर प्राप्त करता है, उसके लिए कौन सा कानून है हमारे भारत में, और क्यों पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडिया में इतनी यूज़ है और उनका डी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। ये जानकारी और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ इस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।